अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग और क्लास हमारी एमकॉम 2 है। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट वेटेड एवरेज मेथड का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस किया था। तो वो मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। तो अगर आपने वो याद कर लिया हुआ है तो आज आपके लिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। जस्ट आपने उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मेट अगर आपको आता है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे, हम डिफरेंट बुक से जो है वो ये टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर वो किसी भी बुक से जो है वो क्वेश्चन दे सकता है। तो हमें जो है वो इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो जो सी मर्जी बुक से आपको क्वेश्चन दे दे। तो आज हम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम 2 की जो बुक है सुहेल अफजल की, उसमें से हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जो है वो मैथ यूजरे से भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसका चैप्टर नंबर 7 है कॉस्ट अकाउंटिंग सुहेल अफजल की बुक से, और ये प्रॉब्लम नंबर 38 जो है ये हम आज सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस के बारे में कुछ बता दूं, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको किस तरह पता चले कि क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। तो सिर्फ इस चैप्टर के अंदर नहीं बल्कि किसी भी चैप्टर के अंदर आपके पास लॉस आ जाए तो यही पहचान होगी नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की। तो नॉर्मल लॉस की क्या पहचान होगी? अगर क्वेश्चन में लिखा हो लॉस ड्यू टू लीकेज, तो लीकेज की वजह से अगर कोई लॉस हो तो बच्चों वो आपका होगा नॉर्मल लॉस। इसी तरह से लिखा हो सकता है लॉस ड्यू टू श्रिंकेज, तो श्रिंकेज की वजह से अगर कोई लॉस हो। इसी तरह से लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कहते हैं बुखारात में तब्दील हो जाना, जैसे गर्मी के अंदर जो लिक्विड चीजें होती हैं वो इवेपोरेट हो जाती हैं। तो इवेपोरेशन की वजह से अगर कोई लॉस हो तो ये भी आपका कौन सा लॉस होगा? नॉर्मल लॉस। या फिर सम टाइम क्या हो सकता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं बताया हुआ, जस्ट बताया हुआ कि लॉस हो गया लेकिन उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो उस सूरत में भी हम उसको नॉर्मल लॉस कंसीडर करेंगे। या फिर सम टाइम क्वेश्चन के अंदर ऐसे होता है कि आपको जो उसने आपको यूनिट्स बताए होते हैं उसमें जो है वो जो हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, या उसमें से कुछ जो है वो ऑन हैंड होते हैं, कुछ एंडिंग में चले जाते हैं, लेकिन जो हमें रिसीव होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे होते हैं। तो हम डिफरेंस लेंगे, जितना डिफरेंस आएगा उसको भी हम क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस कंसीडर करेंगे। तो अगर लॉस के बारे में कुछ नहीं बताया तो उस सूरत में भी हम उसे कौन सा लॉस लेंगे बच्चों? नॉर्मल लॉस लेंगे। तो ये तो थी नॉर्मल लॉस की पहचान। अब इसके बाद अब नॉर्मल लॉस की क्या पहचान होगी? लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की वजह से अगर कोई लॉस हो जाए तो वो आपका अबनॉर्मल लॉस होगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मटेरियल जो है वो किसी दूसरे शहर से मंगवा रही है, तो रास्ते में जो है वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सारा मटेरियल जो है वो क्या हो जाता है? वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक्सीडेंट होने की वजह से जो आपका लॉस होगा वो आपका कौन सा लॉस होगा? अबनॉर्मल लॉस। इसी तरह से चोरी की वजह से, थेफ्ट की वजह से जो लॉस होगा, आपकी फैक्ट्री में आपके गोदाम में माल पड़ा हुआ था तो वहां पे चोरी हो गई है, तो चोरी होने की वजह से जो लॉस होगा वो भी आपका अबनॉर्मल लॉस होगा। लॉस ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से आपके गोदाम में, फैक्ट्री में जो है वो या दुकान में आग लग सकती है, जिसकी वजह से लॉस हो सकता है, वो भी आपका अबनॉर्मल लॉस होगा। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, जलजला आ सकता है जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री के अंदर जो माल पड़ा होगा फैक्ट्री गिरने की वजह से वो सारा जो है वो तबाह हो सकता है। इसी तरह से डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से अगर लॉस होगा तो वो भी आपका अबनॉर्मल लॉस होगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समटाइम्स ने आपको लॉस के बारे में बताया नहीं होता कि वो अबनॉर्मल है या नॉर्मल है, तो उसने बताया हुआ कि लॉस हो गया और रिकवरी ऑफ लॉस हो गई है। हमें जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी हो सकती है या फिर रेलवे से भी रिकवरी हो सकती है। तो अगर हमारे लॉस की रिकवरी हो जाए या लॉस होने के बाद जो हमारा मटेरियल था, हमारा गुड्स था, हमने उसको सेकंड हैंड के तौर पे सेल करके रिकवरी कर लिया, तो किसी तरह भी अगर हमारे लॉस की रिकवरी हो जाती है तो वो भी हमारा बच्चों अबनॉर्मल लॉस होगा। तो ये थी नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की पहचान। किसी भी चैप्टर के अंदर नॉर्मल और अबनॉर्मल की यही पहचान होगी, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू डिपार्टमेंट वी ऑफ जैदी इंडस्ट्री फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ये उसने आपको डाटा दिया हुआ टेबल के अंदर।
वर्क इन प्रोसेस अक्टूबर 1, ये बाय मिस्टेक अक्टूबर लिख दिया जबकि ये जनवरी का डाटा, आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये आपके पास जनवरी है। तो ये कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट उसने आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है जनवरी 1 को वर्क इन प्रोसेस की। कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट मटेरियल और कन्वर्जन कास्ट उसने आपको यहाँ पे लेबर और एफओएच अलहदा से नहीं दिया, उसने आपको इकट्ठा कन्वर्जन कास्ट दे दिया। कन्वर्जन में लेबर और एफओएच दोनों शामिल होते हैं। कास्ट ड्यूरिंग दिस मंथ, या फिर वो यहाँ पे लिख सकता है कास्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड। तो ये उसने आपको बताया हुआ कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट मटेरियल और कन्वर्जन कास्ट। तो ये वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, इसका मतलब कि ये आपके पास पिछले मंथ से ये डाटा आ रहा है ये वाला, और कास्ट ड्यूरिंग दिस मंथ का मतलब है कि ये वाला जो डाटा ये आपने इस मंथ में यहाँ पे ऐड किया। उसके अलावा प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूनिट्स इन प्रोसेस जनवरी 1, ये वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री जो है वो मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन के लिहाज से 80%। और इसके जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 20 यूनिट्स हैं बिगनिंग इन्वेंट्री के अंदर। और यूनिट्स इन प्रोसेस जनवरी 31, ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है। एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीटेड है, जबकि कन्वर्जन कास्ट के लिहाज से 60% कंप्लीटेड है। और एंडिंग यूनिट्स जो है वो टोटल 10 है हमारे पास। यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन ड्यूरिंग जनवरी, ये हमारे पास डिपार्टमेंट बी है। तो ये हमारे पास यूनिट जो है वो ट्रांसफर्ड इन हो रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे पास यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है 450। इसके अलावा यूनिट्स लॉस्ट ड्यूरिंग जनवरी 20, इसके अंदर उसने आपको यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट नहीं बताए हुए। तो इसके बाद रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अंडर एवरेज कॉस्टिंग मेथड। तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो आपने उसका नाम लिख लेना है ज़ैदी इंडस्ट्री, उसके बाद कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और फिर डिपार्टमेंट बी था, और फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो इसमें हमने बात की थी हम 4 पोर्शन इसके बनेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो हमारे पास पोर्शन आएगा वो आएगा क्वांटिटी शेड्यूल। नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगनिंग, यहाँ पे आपने बिगनिंग इन्वेंट्री जो है उसके यूनिट्स लिखनी है। वो कहाँ से आएंगे क्वेश्चन में से, तो ये क्वेश्चन में से हम देख लेते हैं। ये देखिएगा आपके पास है यूनिट्स इन प्रोसेस जनवरी 1, ये आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री दी हुई है और इसके यूनिट्स आपके पास ये दिए हुए हैं 20। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएंगे यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगनिंग 20 यूनिट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। ये फॉर्मेट आपने याद कर लिया होगा, ये आपको इसी तरतीब से आपने लिखना है इसको। तो यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, ये आपके पास यहाँ से आ जाएंगे यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन। तो ये जो यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन है ये हमारे पास यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है। तो ये उसने आपको कितने दिए थे, 450। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये 470 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। इसकी अमाउंट उसने आपको नहीं थी दी हुई, तो ये भी हम डिफरेंस लेके इसको निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा यूनिट्स इन प्रोसेस। इसके अंदर उसने आपको यूनिट्स ऑन हैंड नहीं दिया हुआ, इसलिए हम वो यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। फॉर्मेट के अंदर आपने वो भी पढ़ा था। तो यूनिट्स इन प्रोसेस, यहाँ पे कौन से वाले यूनिट्स लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा था यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगनिंग, तो यहाँ पे यूनिट्स इन प्रोसेस एट एंड आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एंड वाले ही आएंगे, बिगनिंग वाले जो है वो हमेशा ऊपर ही आएंगे। तो यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग जो है वो कहाँ से आएंगे, ये देखिएगा आपके पास यूनिट्स इन प्रोसेस जनवरी 31। तो ये उसने आपको यूनिट्स दिए हुए थे 10 यूनिट्स, तो ये यहाँ पे हमने पुट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यूनिट्स लॉस इन प्रोसेस। लॉस उसने आपको क्वेश्चन में दिया था, लेकिन उसने मेंशन नहीं था किया कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल। तो हमने बात की थी जब लॉस के बारे में कुछ भी ना मेंशन हो तो हम उसे नॉर्मल लॉस ही कंसीडर करेंगे। तो ये उसने आपको लॉस दिया था, यूनिट्स लॉस ड्यूरिंग जनवरी 20। तो ये आपके पास 20 यूनिट्स लॉस हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल है वो कौन सा आएगा, यही वाला टोटल आपने यहाँ पे सेम लिख देना है। अब इस 470 में से आपने 20 और 10 ये दोनों माइनस कर देने हैं, तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 440 का। तो ये आपके पास यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो ये हमारा इसका क्वांटिटी शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसके बाद हम सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड पोर्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो आएगी हेडिंग कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। अब ये फॉर्मेट आपको सारा याद होना चाहिए। इसके 2 पोर्शन बनेंगे। पहले पोर्शन के अंदर हमारे पास आएगा कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट।
इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं बच्चों, उसको ज़रा एक दफ़ा आप रिवाइज़ करें ज़रा। क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट में पहले नंबर पे हमारे पास आएगा वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री। तो इसकी अमाउंट हमारे पास यहाँ पे हमने इसकी कॉस्ट लिखनी है। पीछे क्वांटिटी शेड्यूल में हमने इसके यूनिट्स लिखे थे सबसे ऊपर, तो यहाँ पे हम इसकी क्या लिखेंगे? कॉस्ट लिखेंगे। तो कॉस्ट इसकी कहाँ से आएगी? ये टेबल के अंदर जाके देखते हैं हम। तो ये देखिएगा आपके पास वर्क इन प्रोसेस जनवरी 1। तो ये देखें, ये हमने हेडिंग लिखी है ऊपर, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के अंदर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग, ये उसकी अमाउंट आ जाएगी 16,650। तो इन क्वेश्चन के अंदर जो अमाउंट जो हमने पुट करनी होती है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है। इस लेक्चर में मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर जो है वो उसको हम जल्दी जल्दी से करेंगे। तो इसलिए आपने आज वाले क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझ लेनी है। ये हमारे पास हेडिंग थी कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, और कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमने क्या लिखना था? वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, ये 16,650। तो ये कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की हेडिंग हमने दी, इसमें वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, तो ये इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 16,650। जी बच्चों, सेकंड नंबर पे इसमें हमारे पास क्या आता है जी? कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। तो कॉस्ट ट्रांसफर्ड इन जो हमारे पास हुई थी वो यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिएगा, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही कॉस्ट ड्यूरिंग दिस मंथ या कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड, ये हमारे पास दी हुई है। तो इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं 4,06,350। तो ये हमने इन दोनों का टोटल कर लेना है। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आ जाएगी। अब इन दोनों का आपने यहाँ पे टोटल कर लिया, तो ये 4,23,000 आ जाएगा। और इसके बाद आपने इसकी यूनिट कॉस्ट निकालनी है, वो आपके पास 900 आ रही है। तो ये 900 कैसे आ रही है, इसकी अभी हम वर्किंग देख लेते हैं। तो ये आपके पास जो 4,23,000 है, इसको आपने 470 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास 900 आ जाएगा। तो ये 470 कहाँ से आया? ये क्वांटिटी शेड्यूल में जाके देख लेते हैं। ये जो आपके पास यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगनिंग और यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों का जो टोटल किया था 470, ये वाला 470 आया। तो इस 470 से हमने डिवाइड किया इस 4,23,000 को, तो ये आपके पास 900 आ जाएगा। जी बच्चों, ये कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इसके दो पोर्शन थे, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट और दूसरा इसमें आएगा कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। अब कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास फिर दो चीज़ें आएंगी। नंबर 1 पे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, ये फॉर्मेट आपने याद किया होगा। इसके अंदर हमारे पास आता है मटेरियल, लेबर और FOH। तो चूँकि यहाँ पे उसने आपको लेबर और FOH इकट्ठा दे दिया था, इसलिए हम यहाँ पे मटेरियल लिख लेंगे और उसके बाद कन्वर्जन। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो इनकी अमाउंट लिखनी है, वो हमने कहाँ से लिखनी है? तो ये देखिएगा, कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट के अंदर हमने वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट लिखनी है, मटेरियल और कन्वर्जन की। तो ये क्वेश्चन में से देखिएगा, ये आपके पास है वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, ये आपके पास मटेरियल की अमाउंट है और ये आपके पास कन्वर्जन की अमाउंट है। ये 11,241 और 10,481। तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इनकी अमाउंट। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट के अंदर जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी, कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड। जी बच्चों, अपने फॉर्मेट के अंदर जाके ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया था, समझाया था, उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा था वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग और यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया था वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो वो आप उसकी फॉर्मेट के अंदर जाके अगर आपने लिखा हुआ, नोट किया हुआ, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड। तो इसके अंदर भी आपके पास सेम जिस तरह अपने वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग में मटेरियल, लेबर, FOH लिखना है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपने मटेरियल, लेबर और FOH लिखना है। लेकिन चूंकि लेबर और FOH इकट्ठा दिया था, इसने हमने इकट्ठा ही लिख लिया कन्वर्जन। अब इसकी अमाउंट कहाँ से आएगी? ये कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड है। तो ये क्वेश्चन में देखिएगा, ये दिया हुआ कॉस्ट ड्यूरिंग दिस मंथ या कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड। तो ये आपके पास मटेरियल की अमाउंट है 2,41,875 और 287,670। तो ये वाली अमाउंट्स आपने जो है ये कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड वाली अमाउंट्स अब आपने इसके सामने लिख लेनी है। तो ये आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी मटेरियल की और ये आपके पास कन्वर्जन की अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद आपने इन चारों का टोटल कर लेना है, तो वो आपके पास आएगा टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। ये 1 2 3 4 इन चारों का टोटल ये आपके पास आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट। जी बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस दिया था और ये सेकंड डिपार्टमेंट था। एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब सेकंड डिपार्टमेंट हो और उसके अंदर नॉर्मल लॉस या एडिशनल यूनिट्स दिए हों, तो इसके अंदर हम एडजस्टेड यूनिट कास्ट निकालेंगे। लेकिन अभी मैं उसकी वर्किंग यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारे पास दो कॉलम है यूनिट कास्ट के। अभी हमने इनकी भी यूनिट कास्ट निकालनी है यहाँ पे और फिर हमने एडजस्टेड यूनिट कास्ट भी निकालनी है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ये हेडिंग तो लिख दिया, लेकिन अभी नेक्स्ट जाके इसकी वर्किंग करेंगे। तो इसके बाद हम जो है वो टोटल करेंगे। ये टोटल कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, ये मेन हेड है हमारे पास कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसके अंदर ये दो सब हेडिंग है, कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट और कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। तो ये कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट का एक टोटल ये आ चुका हमारे पास और कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट इसका, इन चारों का टोटल ये आ चुका। तो ये हमारे पास दो अमाउंट्स आ चुकी हैं, 4,23,000 और 5,51,267। तो ये आपने इन दोनों अमाउंट्स का टोटल करके यहाँ पे लिख लेना है। तो ये आपके पास 9,74,267 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल कास्ट वाला जो कॉलम है वो तो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अभी इसके बाद हमारे पास यूनिट कास्ट वाला कॉलम है। तो ये हमारे पास सेकंड पोर्शन था। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड पोर्शन आता है, लेकिन हम थर्ड पोर्शन से पहले जो है वो फोर्थ पोर्शन करके यूनिट कास्ट निकाल लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम थर्ड पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास थर्ड पोर्शन है, कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। तो आप इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा। तो इसको हम बाद में करते हैं क्योंकि इससे पहले हमें यूनिट कास्ट चाहिए। यूनिट कास्ट आएगी तो फिर ही हमारा सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट होगा और फिर थर्ड पोर्शन कंप्लीट होगा। इसलिए हम पहले जो है वो फोर्थ पोर्शन पे चलते हैं। फोर्थ पोर्शन है हमारे पास कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। इसके अंदर हमारे पास आता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का आपके पास फार्मूला है यूनिट्स ट्रांसफर्ड प्लस एंडिंग यूनिट्स, या आप इसको यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी भी लिख सकती हैं, मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन। SOC मतलब स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जो उसने आपको परसेंटेज बताई होती है, प्लस यूनिट्स ऑन हैंड। तो ये फार्मूला मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है। जो चीज़ें हैं इसमें आपने पुट कर लेनी है, जो नहीं है वो छोड़ देनी है। तो आपने मटेरियल लेबर FOH के लिए अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन तीनों की सेम होगी तो फिर आप एक दफ़ा ही तीनों के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की। लेकिन अगर उसने आपको परसेंटेजेस जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल लेबर FOH की अलग-अलग बताई हुई है, तो फिर आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी तीनों के लिए अलग-अलग निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने एंडिंग यूनिट्स देखनी है, यहाँ पे ओपनिंग यूनिट्स नहीं देखने। ये चीज़ आपने ज़रा याद रखनी है। तो अभी क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो सेम है या डिफरेंट है। तो ये आपके पास है यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री जनवरी 31 को। तो ये देखिएगा मटेरियल की परसेंटेज उसने आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% अलहदा से बताई हुई है और कन्वर्जन की अलहदा से बताई हुई है। इसका मतलब है कि हम मटेरियल के लिए अलहदा से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालेंगे और कन्वर्जन के लिए अलहदा से निकालेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करती हैं। मटेरियल के लिए हमारे पास यूनिट्स ट्रांसफ़र जो है अभी हमने पीछे क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर निकाला था 440। एंडिंग यूनिट्स जो थे वो आपके पास 10 थे और मटेरियल के लिए जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी वो थी 100%। तो ये 10 का 100% लिया, वो 10 आ जाएगा और 440 में प्लस किया तो ये 450 ही आ जाएगा। उसके बाद कन्वर्जन के अंदर हमारे पास 440 यूनिट्स, तो ये सेम ही आएंगे। एंडिंग यूनिट्स भी सेम आएंगे, सिर्फ स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो चेंज होगी। मटेरियल का 100% था और कन्वर्जन का 60% था। और ये बच्चों याद रखना कौन से वाले आपने परसेंटेजेस लेनी है, एंडिंग यूनिट्स, जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है 31 जनवरी वाला। ओपनिंग सिर्फ आपने स्टार्ट में लिखना है, उसकी परसेंटेजेस का आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये आपने 60% लिया, इसका वो 6 आ जाएगा, इसको 440 में प्लस किया तो ये 446 यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम इसमें यूनिट कास्ट निकालेंगे। यूनिट कास्ट का फार्मूला आपने याद किया होगा। यूनिट कास्ट का फार्मूला यहाँ पे आपके पास है कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस कास्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो यूनिट कास्ट आपने हमेशा मटेरियल लेबर FOH के लिए अलग-अलग से ही निकालनी है, लेकिन यहाँ पे चूँकि मटेरियल और लेबर इकट्ठा दिया था इसलिए हम मटेरियल की तो अलग निकाल लेंगे और लेबर और FOH की कन्वर्जन कास्ट की इकट्ठी निकालेंगे। तो अब हमने इसमें जो मेन चीज़ है, जो वैल्यूज़ पुट करनी है, वो आपने ज़रा ध्यान से यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। किस तरह से हमने करनी है, तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरह से वैल्यूज़ लेंगे। हम जाते हैं अपने कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये देखिएगा हमने वहाँ पे फार्मूले के अंदर लिखा था वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस कास्ट एडिड ड्यूरिंग पीरियड।
तो ये देखिएगा मटेरियल के लिए आपके पास कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री ये आ जाएगी 11,241 और प्लस कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड ये मटेरियल दिया हुआ है दोनों के अंदर। तो ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर लेना। इसी तरह से जब कन्वर्जन की यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री कन्वर्जन की आ जाएगी 10,481 और कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड के अंदर जो कन्वर्जन है वो ये दिया हुआ 287,670। तो ये मटेरियल प्लस करेंगे और कन्वर्जन को प्लस करके वहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये देखिएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की आ गई और कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड के अंदर भी जो मटेरियल था उसकी अमाउंट आ जाएगी। और उसके बाद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल का ये आपने निकाला था 450, इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो ये पहले प्लस किया और डिवाइड किया तो ये 562.48 ये एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ रही है। इसी तरह से कन्वर्जन के अंदर आपने जो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री थी और कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग पीरियड ये दोनों आपने प्लस की। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपके पास कन्वर्जन का आ रहा है 446, इसके साथ आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास 668.50 ये भी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। तो अब हमारे पास जो फोर्थ पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है वो इजीली अपना सेकंड और थर्ड पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं अपने सेकंड पोर्शन की तरफ। वहाँ पे हमने ये यूनिट कॉस्ट लिखनी थी 462.48 ये मटेरियल की है और 668.50 ये कन्वर्जन की है। तो यहाँ पे ये हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। मटेरियल की 462.48 और कन्वर्जन की 668.50। अच्छा यहाँ पे बच्चों आपने याद रखना है ये आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देनी है, इसके सामने लहदा नहीं आपने लिखनी। ये ना हो आप मटेरियल यहाँ पे लहदा लिख दें और यहाँ पे मटेरियल की लहदा लिख दें। ये चूँकि हमने इसको प्लस करके ये एवरेज वैल्यू निकाल ली है, ये हमारा एवरेज मेथड है। तो बच्चों एवरेज मेथड के अंदर हमने इसको और इसको प्लस करके इकट्ठा ही उसकी जो है वो वैल्यू निकाल लिया। तो इसको आपने नीचे लिख लेना, ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डबल आपने नहीं लिखना, आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से कन्वर्जन की भी हमने इन दोनों को प्लस करके ये वैल्यू निकाली है, तो ये आपने एक दफ़ा ही लिखनी है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। तो इनको प्लस करके ये आपके पास आ रहा है 1230.98। ये इसको और इसको हमने प्लस किया। अब यहीं पे हम ये एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। ये इसका आपके पास फार्मूला टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। तो ये टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है 423,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। अभी जो आपने क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर टोटल यूनिट्स निकाले थे 470 आए थे। एडिशनल यूनिट्स इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए हुए, मैंने यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला लिखा हुआ और माइनस यूनिट्स लास्ट जो आपको क्वेश्चन में दिए थे वो आपने माइनस कर देने हैं। तो इसके अंदर अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये देखिएगा 423,000 और 470,000 टोटल यूनिट्स थे और उसमें से जो नॉर्मल लॉस था वो था 20। ये माइनस करेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 940 ये आपके पास एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब बच्चों आपने टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर ये यूनिट कास्ट निकालनी है। तो यहाँ पे बच्चों आपने एक पॉइंट याद रखना है, अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो फिर आपने ये टोटल कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट और ये जो आपने टोटल कास्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट है इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन अगर आपने एडजस्टमेंट किया तो फिर आपने ये जो आपने टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 900 लिखा हुआ है इसको आपने नहीं प्लस करना, इसको आपने छोड़ देना। ये देखिए मैंने इसके नीचे डबल लाइन लगाई हुई है। तो काउंटिंग के अंदर याद रखिएगा जिसके अंदर जिस अमाउंट के नीचे हम डबल लाइन लगाए उसको हम आगे प्लस नहीं करते, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डबल लाइन लगाई है। जब भी एडजस्टमेंट करेंगे फिर हम इसको प्लस नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे ये जो टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट आपके पास आएगी ये वाली और ये जो आपके पास एडजस्टमेंट के बाद अमाउंट आई है इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है। तो ये 1230.98 और प्लस 940 करेंगे तो ये आपके पास 2170.98। तो ये आपका ये सेकंड पोर्शन भी अब कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम अपने चलते हैं थर्ड पोर्शन की तरफ। तो थर्ड पोर्शन था हमारे पास कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। सॉरी यहाँ पे जो है वो बाय मिस्टेक यहाँ पे 4 लिख दिया, ये थर्ड पोर्शन है। तो थर्ड पोर्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो हेडिंग आएगी वो आएगा कास्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और इसका फार्मूला आपको याद होगा बच्चों। क्या फार्मूला इसका? यूनिट्स ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यूनिट्स ट्रांसफर्ड कितने थे? 440, ये क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर हमने निकाल लिया था और यूनिट कास्ट अभी हमने पीछे निकाला। तो यूनिट कास्ट आपने यहाँ पे पुट कर देनी है जो अभी आपने पीछे निकाला 2170.98। ये जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू आपके पास आई है एडजस्टमेंट के बाद,
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 9,55,231.2 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जी बच्चों यहाँ पे हमने फॉर्मेट के अंदर कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑन हैंड और अब नॉर्मल लॉस भी पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर चूंकि आपके पास यूनिट्स ऑन हैंड और अब नॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्किप कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा। इसका फार्मूला लिखा हुआ है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट। जी बच्चों मैंने आपको बताया था अगर आपने एडजस्टमेंट किया तो फिर आपने एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर एडजस्टमेंट नहीं हुई तो फिर जो आपके पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट पर यूनिट आई थी स्टार्ट के अंदर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास मटेरियल, लेबर और FOH आ जाएगा। तो ये इनके फार्मूले एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और ये हमारे पास यूनिट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ जाएगा। जी बच्चों हमने बात की थी यहाँ पे कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के अंदर स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं लिखेंगे, लेकिन मटेरियल और कन्वर्जन के अंदर हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी लिखेंगे और इन सब का टोटल करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये आज के क्वेश्चन में मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहाँ पे फार्मूले नहीं लिखूँगा, तो डायरेक्टली करूँगा, आपको ये फार्मूले याद होंगे। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स हमारे पास कितने थे बच्चों, ये हमारे पास 10 यूनिट थे, और एडजस्टेड यूनिट कास्ट ये हमारे पास, ये हमने एडजस्टेड यूनिट कास्ट निकाली थी 940, ये वाली आपने एडजस्टेड यूनिट कास्ट लेनी है। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो फिर आप कौन सी लेंगे, फिर आपने ये वाली 900 लेनी है। चूँकि एडजस्टमेंट की है तो एडजस्टमेंट जब कर लेंगे तो फिर हमने इसका कुछ भी नहीं करना, कहीं पर भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब हम ये एडजस्टेड यूनिट कास्ट लेंगे 940, तो ये हमने यहाँ पे 940 पुट की, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 9300। उसके बाद मटेरियल है तो ये यूनिट्स आपके पास 10 ही रहेंगे, तो ये हमने इसमें वैल्यूज पुट की 10। स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल की बच्चों हमारे पास कितनी थी, वो थी 100%, और यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल अभी जो हमने पीछे निकाली है फोर्थ पोर्शन के अंदर जाके वो हमारे पास आई थी 562.48। तो अब 10 इंटू 100% और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 5624.80। इसी तरह से कन्वर्जन कास्ट के अंदर भी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट जो है वो आपके पास 10 ही आएंगे। स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो आपके पास 60 थी, और यूनिट कास्ट ऑफ कन्वर्जन जो है वो आपके पास आई थी 668.50। ये यूनिट कास्ट जो आपने अभी चौथे पोर्शन के अंदर निकाली थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 4011। तो अब हम जो है वो इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, तो ये आपके पास टोटल आ रहा है 18,935.80। तो अब हम इनका टोटल करते हैं तो ये आपके पास 9,74,267। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ, अभी आपने पीछे जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो वो आपके पास आ रहा था 9,55,231, जबकि यहाँ पे मैंने लिख दिया 9,55,331.20। ये यहाँ पे कैसे आया बच्चों, यहाँ पे हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली नहीं लिख देना, ये वाली वैल्यू आपने सबसे एंड पे लिखनी है, क्योंकि ये चूँकि पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो आंसर होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ये वाली वैल्यू आपने कैसे लिखनी है, तो आपने पीछे भी जो हमने 955,331 लिखा हुआ है, सॉरी 231 लिखा हुआ, वो आपने लिखना नहीं है, ये आपने सबसे एंड पे ये वाली वैल्यू लिखनी है। इसको आपने मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को नहीं लिखना, ये आपने एंड पे लिखनी है। आपने इसको मल्टीप्लाई करके अलहदा से वैल्यू लिख लेनी है, तो उसको बाद में हम इसके साथ कंपेयर करेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अच्छा बच्चों ये वैल्यू कैसे आएगी, हमने इन तीनों का तो टोटल किया, वो ये वाला आ गया, तो ये आंसर किधर से आया, ये आंसर बच्चों आपने ये जो सेकंड पोर्शन निकाला था आपको पता होगा, याद होगा कि ये हमारे पास ये वाला आंसर और जो हमारे पास कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो का जो आंसर होता है वो हमेशा सेम आता है। तो आपने यहीं से ये वाला आंसर उठाना है, सेकंड पोर्शन जो आपने ये सॉल्व किया होगा, तो ये आपके पास आ रहा है 9,74,267। तो आपने यहाँ से ये आंसर यहाँ पे लिखना है, देखिए हमने पीछे से ये आंसर यहाँ पे लिख दिया और ये वैल्यू नहीं आपने लिखनी यहाँ पे।
तो आपने इन सब का टोटल किया, ये वाली वैल्यू आई, ये आपने फाइनल आंसर उधर से उठाना है और यहाँ से आपने इसको माइनस करना है। जो बाकी डिफरेंस आएगा वो आपने जो है वो यहाँ पे लिख देना 9,55,331.20। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ रहा है 9,55,231, जबकि यहाँ से आ रहा है 331। तो आपने यहाँ से डिफरेंस लेके यहाँ पे लिख देना। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि आपका डिफरेंस जो है इधर से मल्टीप्लाई करें और इधर से ये डिफरेंस ले, तो इसमें और इसको मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आपके पास 100, 200, 50 इसके राउंड अगर आपके पास डिफरेंस आता है तो फिर ये एक्सेप्टेबल है, आपने ऐसे ही कर देना है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से इसका डिफरेंस लेते हैं और इसके बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, हज़ारों का फ़र्क आ जाता है, तो फिर ये इसका मतलब है कि आपकी कोई मिस्टेक है, आपने पीछे कोई गलती की हुई है कैलकुलेशन के अंदर। अगर आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इस अमाउंट के अंदर जो हमने डिफरेंस लेके यहाँ पे लिखा है और इसको मल्टीप्लाई करके अगर बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 100, 200, 500, तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर उसका मतलब है कि आपकी पीछे कोई मिस्टेक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 100 रुपीज़ का फ़र्क आ रहा है, तो आपने वो 100 रुपीज़ जो है वो इग्नोर कर देने हैं। आपने यहाँ से डिफरेंस लेके यहाँ पे लिख देना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई थी वो नहीं लिखनी। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो आपने दोबारा से इस क्वेश्चन को खुद जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करना। तो इंशाल्लाह अगर आप साथ साथ काम करेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान रहेगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।